हूँ कि शुरुआत अगर कोई भी करे तो उसको या तो एसक्यूएल से करनी चाहिए और या तो पाइथन से करनी चाहिए। उसके बाद जब उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो उसको एक विजुअलाइजेशन टूल हमेशा अपने पास रखना चाहिए। समझिए कि अजय आप दिन भर आजकल तो सबको पता है कि आजकल सब ई कॉमर्स पे रहते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स पे आपने क्या क्या शॉपिंग करी, ठीक है, उस हिसाब से आप देखेंगे जब आप दूसरी बार उसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लगभग वैसे ही चीजें दिखाई जाती हैं। क्योंकि रेज्यूमे में एक चीज है जहां पर आप फेक नहीं कर सकते, वो प्रोजेक्ट होता है। अगर आपने फेक करके कोई प्रोजेक्ट लिख दिया तो इंटरव्यूअर ने उस पर क्वेश्चन किया तो आप फंस जाएंगे। तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहोगे जो आपके लिए बहुत खास था? आदमी एक बार सक्सेसफुल होता है जो और उसके बाद दूसरे लोग सुनते हैं तो वो कोशिश करते हैं उन चीजों को अपनाने की। तो मैं सबसे पहली चीज तो यही बोलूंगा कि गाइज आप लोग ना कंपेयर मत कीजिए अपने आप को किसी और से। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो गेस्ट हैं जो कि एक डेटा एनालिस्ट हैं और आजकल मुझे काफी लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है डेटा साइंस फील्ड के अराउंड। डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, काफी ग्रोइंग प्रोफाइल है, काफी डिमांड है अभी मार्केट में और इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। और 2015 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इनके फादर डिफेंस में थे, फौजी थे। अब फौजी का बेटा फौजी बनेगा? नहीं, फौजी का बेटा डेटा एनालिस्ट बन गया। बट उस टाइम जो इनका माइंडसेट था वो ये था कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम ही क्लियर करना है और आगे उसी लाइन में जाना है। बट जो डेस्टिनी लिखी होती है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। आप मेहनत कर रहे होते हो, वो एज एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ऐड हो रहे होते हैं, सम टाइम गुड सम टाइम बैड। कोशिश करते रहे, 5-6 साल लग गए और एक गैप भी क्रिएट हो गया 4 से 5 साल का। बहुत मुश्किल रहता है आईटी कंपनी में गैप को जस्टिफाई करना। फिर टीचिंग स्टार्ट करी क्योंकि फैमिली प्रेशर था कि पैसा नहीं कमा रहे हैं, खाली तैयारी करने में लगे हुए हैं, राइट। वहां से कुछ पैसा आया बट फाइनली डेटा एनालिस्ट में इंटरेस्ट आया और ये बन गए डेटा एनालिस्ट। तो काफी अच्छी, इंस्पायरिंग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनकी स्टोरी से आपको। इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, स्किप मत करना एंड फुल ऑफ मोटिवेशन। इट्स कंप्लीटली इन्फॉर्मेटिव सेशन, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बताना कि आपको वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग लगा। लाइक एम मैंने रखा है 8000 का, कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं अमन से, समझते हैं इनकी पूरी जर्नी, कैसे गवर्नमेंट एग्जाम से निकले, फिर टीचिंग, फिर फाइनली डेटा एनालिस्ट। चलिए बात करते हैं। अमन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आजकल काफी सारे डेटा एनालिस्ट से बात हो रही है और आप एक डेटा एनालिस्ट है, तो आज आपकी जर्नी जानेंगे। हमारी ऑडियंस आपको जानेगी आज, आपकी कंप्लीट जर्नी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ओवर टू यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन। आपका पास्ट बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, करंटली कहाँ काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग अजय एंड थैंक यू कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पर बुलाया, ये मौका दिया कि मैं लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। एंड हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अमन वर्मा, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उत्तर प्रदेश एंड लखनऊ एंड देयर आफ्टर मेरी जो भी पढ़ाई हुई वो पूरी साउथ इंडिया में हुई है। तो इसी के लिए मैंने अपनी 12th भी वहीं से करी है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी वहीं से करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने 2015 में अपनी BE मैकेनिकल में कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मेरा रुझान थोड़ा डिफेंस की तरफ हो गया, तो मैंने 1 साल पूरी प्रिपरेशन उस तरफ लगा दी। और उसके बाद फिर जब 1 साल में कोई रिजल्ट मेरे को दिखा नहीं, तो थोड़ा मिडिल क्लास रहते हैं, प्रेशर भी रहता है, तो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा एक अर्निंग इनकम होनी चाहिए साथ में। तो साथ में फिर मैंने ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर दी और ये 2015 से एंड से मैंने शुरू कर दी थी, बट फॉर्मली 2016 के एंड में ही जाके मैंने शुरू की और ये फिर 2018 तक चलता रहा। और क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उनकी फिर बाद में जब पोस्टिंग आ गई तो उसकी वजह से फिर मेरी क्लासेस बंद हो गई। और फिर 2018 में जब हम नई जगह पे गए तो 1 साल तो सेटअप होने में ही लग जाता है। और फिर 2019 में तो हमको पता है क्या हुआ हम सबके साथ, कोविड ने हिट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से चीज़ें रुक सी गई, क्वेश्चन आए दिमाग में कि अब अगला क्या, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा तो चल नहीं सकती हैं, आप इस तरह से चला नहीं सकते। क्योंकि मैं फिजिकल ट्यूशन लेता था, इट वाज नॉट वर्चुअल, और मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था वर्चुअल का। तो फिर मेरे को कहीं से डेटा साइंस के बारे में पता चला, मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में ढूंढा, फिर फाइनली मैंने एक बूट कैंप कंप्लीट करके और आज मैं आपके सामने एज ए डेटा एनालिस्ट हूँ। ओके, तो मैंने एक बात बताओ, जैसे तो आपकी फादर डिफेंस में है? जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो आपको प्रेरणा मिली, गवर्नमेंट एग्जाम जो आप तैयारी कर रहे थे, ये उनसे ही मिली या आपको कि उस टाइम यही चल रहा था कि मुझे यहीं जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम ही क्लियर करना है और उसमें ही निकलना है? अजय, हुआ ऐसा था कि क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो हमारे उस साइड में ना थोड़ी एक मानसिकता ऐसी रहती है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब रहेगा तो थोड़ा एक सोसाइटी में स्टेटस रहता है। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में भी आ गई थी और ऊपर से फादर थे भी डिफेंस में, तो स्टार्टिंग में मेरा माहौल बस डिफेंस की तरफ था, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सिर्फ डिफेंस में। उसके बाद जब हाँ गवर्नमेंट जॉब इसकी भी तैयारी कर रहे थे डिफेंस की, तो मैंने सोचा ठीक है डिफेंस के एग्जाम की तरह बाकी एग्जाम्स भी होते हैं, प्रैक्टिस देने में क्या जाता है। तो इसीलिए फिर मेरा धीरे धीरे रुझान उस तरफ भी बढ़ा।
एग्ज़ाम दिए, तो फिर फाइनली यही मेरी जर्नी रही है। कितना टाइम आपने प्रिपरेशन करी गवर्नमेंट एग्जाम की, कितने साल लगाए? अजय, आप कह सकते हैं 2015 से, जब से मैंने फिनिश किया बी ग्रेजुएशन, उसके बाद से आप लगा लीजिए 2022 एंड तक लगभग लगभग मेरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही चली है। ओके। और टीचिंग आपने फिर बीच में क्यों स्टार्ट किया, क्या रीज़न थे टीचिंग स्टार्ट करने के? ये इस बात का तो आंसर अजय आप भी मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे कि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और जैसे ही थोड़ा सा ग्रेजुएशन या कोई भी स्टडी कंप्लीट होने के बाद बच्चा थोड़ा देर भी घर पे रहता है तो एक प्रेशर आ जाता है सोसाइटी का। तो वो प्रेशर मेरे पे भी आया फैमिली के थ्रू, बट मेरी फैमिली ने उतना पुश नहीं किया, बट कहते थे बीच बीच में कभी जब प्रेशर आ जाता तो बोलते थे कि देख तेरे दोस्त कहाँ निकल गए, तू कहाँ है, ऐसे करके। तो मैंने सोचा ठीक है, एक अर्निंग सोर्स होनी चाहिए, तो उसकी वजह से फिर मैंने टीचिंग की तरफ रुझान मेरा गया। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अच्छा बता देता हूँ, अच्छा समझा पाता हूँ, तो मेरे को करनी चाहिए, इससे समाज की भी मदद होगी और मुझे भी चंद पैसे आ जाएंगे। ओके ओके ओके। मैं वैसे जानना चाहूँगा अभी क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई आपको, जैसे इवन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे थे, एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहे थे उस टाइम पे, कुछ कुछ मार्क्स से आप रह रहे थे और फिर टीचिंग स्टार्ट करी आपने। बट पहले मुझे ये बताओ, अभी आप करंटली एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो, क्या वर्क रहता है, एक डेटा एनालिस्ट क्या करता है, आप क्या करते हो डेली? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि काफी लोग को यही डाउट रहता है कि डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, ये सारे वर्ड के आगे डेटा लगा है तो सबको वो एक ही जैसा मानते हैं, बट ऐसा है नहीं। डेटा साइंस क्या है, एक पढ़ाई आप कह सकते हो। जैसे आपकी ग्रेजुएशन एक फील्ड होती है, वैसे एक डेटा साइंस एक फील्ड है, उसमें अलग अलग पोस्टिंग होती है। उसमें जो सबसे स्टार्टिंग की पोस्टिंग होती है उसको आप कहते हो डेटा एनालिस्ट। तो अभी मैं एज ए डेटा एनालिस्ट ही मेरा रोल है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिक मेरा पावर बीआई का रोल है। तो होता ये है कि मेरे को जब डेटा मिलता है, साफ सुथरा डेटा, मैं उससे विजुअलाइजेशन बनाता हूँ और आगे क्लाइंट को पास करता हूँ। ये है मेरा काम अभी। ओके ओके ओके। तो अच्छा, वैसे मैं बात करूँगा आपने क्या क्या टूल्स सीखे, क्या स्किल्स आपने सीखे डेटा एनालिस्ट के अंदर, बट अभी आप मेनली पावर बीआई पे काम कर रहे हो अपनी करंट कंपनी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पावर बीआई। थोड़ा सा और एक एग्जांपल देंगे वो सिंपल सा, ताकि और लोग समझ पाएँ कि डेटा एनालिस्ट एक तरीके से, और अगर मुझे समझना हो और अच्छे से, तो कोई और एग्जांपल देना चाहेंगे? आप ऐसा समझिए कि अजय, आप दिन भर, आजकल तो सबको पता है कि आजकल सब ई कॉमर्स पे रहते हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स पे आपने क्या क्या शॉपिंग करी, ठीक है, उस हिसाब से आप देखेंगे। जब आप दूसरी बार उसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लगभग वैसे ही चीजें दिखाई जाती हैं, उसी कैटेगरी में दिखाई जाती है, उसी प्राइस रेंज में दिखाई जाती है। इतना डिटेल में चीजें कैसे बताई जा सकती हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर कंपनी आपका डेटा ले रही है, उसको एनालाइज कर रही है। तो इसीलिए यहां से वर्ड बना डेटा एनालिस्ट। एनालिस्ट मतलब वो इंसान जो डेटा को एनालाइज करके उसके अंदर से कुछ निकाल सके। तो वो निकाल के अपनी कंपनी को देता है कि हाँ, ये सो एंड सो पर्सन है, ये इस तरह की चीजें खरीदते हैं, इनको इसमें पसंद है, अगली बार भी यही चीजें इनको अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो आपके सेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये काम होता है डेटा एनालिस्ट का, और इसी तरह फायदा मिलता है सोसाइटी को। बहुत अच्छे से बताया आपने। मैं इस ऐसी कुछ डेफिनेशन ढूंढ रहा था एंड आई थिंक गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मुझे ये बताइए कि जर्नी में जैसे आपने बताया कि 2015 से शुरुआत हुई, कहीं ना कहीं आप अपने फादर से इंस्पायर थे कि मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ही जाना है, आगे डिफेंस में निकलना है। फिर आपने कुछ आप सोर्स ऑफ मनी ज़रूरी है, अब कुछ फैमिली प्रेशर भी रहता है, फिर आपने पढ़ाना शुरू किया। क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको आई उस टाइम पे, टीचिंग से डेटा एनालिस्ट वाली फील्ड में आना, क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में, और कैसे वो इंटरेस्ट आया कि मुझे फ्रंट एंड में नहीं जाना, मुझे डेवलपमेंट में नहीं जाना, मुझे टेस्टिंग में नहीं जाना, मुझे डेटा एनालिस्ट में ही जाना है? क्या वो चीज़ थी? इसके पीछे का एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है अजय। तो वो ऐसा था कि सभी लोग अपनी अपनी ट्राई कर रहे थे। मेरे जितने भी दोस्त थे उन सबको पता था कि उनको लाइफ में क्या करना है। मेरा उतना क्लियर गोल नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था कि सिर्फ हाँ डिफेंस में जाना है, बट मेरा कोई प्लान भी तैयार नहीं था। फादर से इंस्पायर्ड तो था मैं, लेकिन कहते हैं ना लाइफ में आपके पास प्लान भी होना भी जरूरी है, तो मेरे पास वो था नहीं। तो इसीलिए उस टाइम पे मेरे को लगा कि हाँ, टीचिंग एक सबसे इजी ऑप्शन है, क्योंकि वो मेरे आस पड़ोस की चीजें मैंने देखी थी। तो टीचिंग तो चल ही रही थी, लेकिन फिर डेटा एनालिस्ट का, जैसे कि आपने पूछा कि इस तरफ रुझान कैसे बढ़ा, तो वो ऐसा हुआ कि 2019 की बात है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग की, मैं वहां पर एक चीज खरीद रहा था और मैंने वो चीज कंप्लीट नहीं की, और उस पर्टिकुलर कंपनी को मेरा डेटा पहुंच गया कि हाँ, इस आदमी ने ये चीज खरीदी है बट इसने कंप्लीट नहीं की। अब उसके बाद हुआ ऐसे कि मैं जो भी दूसरे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट खोल रहा हूँ, वहां पे वो चीज एज ए ऐड आ रही थी।
अब मैंने सोचा यार ये क्या दिक्कत है, मैंने तो खरीदी उस पे है, वो भी खरीदी नहीं है, तो उनको पता कैसे चला होगा, और अगर उनको नहीं पता था तो इन वेबसाइट्स को कैसे पता चल गया। तो जब मैंने थोड़ा डीप डाइविंग किया तो अंदर जाके मेरे को पता चला कि यार डेटा साइंस करके एक फील्ड होती है जहां पे आपका डेटा लिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको आने वाली सजेशंस मिलती है। तो यहां से मेरे को पता चला कि हाँ, डेटा साइंस एक फील्ड है। फिर जब मैं और अंदर घुसा तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत ही अच्छी फील्ड है। मैं तो सोच ही रहा था कि ट्यूशन लाइन को मैं कैसे छोड़ूं, सेकंड ऑप्शन में क्या अपनाऊं। तो बस सेकंड ऑप्शन मेरे को मिल गया, उसके बाद मैं काफी अंदर घुसा और बस आज मैं आपके सामने। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस अमन, जिस तरीके से आप चीज़ें बता रहे हो, वेरी नाइस। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, लाइक आप जैसे डेटा एनालिस्ट के बारे में आपने बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो अब जैसे आप भी एग्री करोगे जो कंप्लीट थिंग है वो डेटा साइंस है, राइट? दैट कंटेन्स डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, टूल्स बहुत सारे हैं। बट अगर हम स्पेसिफिक बात करें डेटा एनालिस्ट की, तो क्या स्किल सेट चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड है एक डेटा एनालिस्ट के लिए, जो आपने बूट कैंप में भी किए? कि शुरुआत अगर कोई भी करे तो उसको या तो एसक्यूएल से करनी चाहिए और या तो पाइथन से करनी चाहिए। उसके बाद जब उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो उसको एक विजुअलाइजेशन टूल हमेशा अपने पास रखना चाहिए, या तो टैबलू या तो पावर बीआई। ये दो चीज अगर उसने कर ली तो दैट पर्सन इज गुड टू गो। वो मार्केट में जा सकता है, अपने लिए जॉब सर्च कर सकता है और उसको जॉब मिल जाएगी। ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप जो स्किल्स की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो पाइथन, सिक्वेल और टैबलो या पावर बीआई? पावर बीआई, या इन दोनों में से एंड कोई भी एक्सेल, एक डू वी अगर नीड कर एक्सेल लिया तो आल्सो? चलेगा। एक्सेल का ऐसा है कि अभी क्योंकि मैं कंपनी में हूँ, एमएनसी कंपनी में, तो मेरे को एक ऐसा आइडिया लगा है कि एक्सेल एक्चुअली में जो है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के उनको पता होगा कि एक्सेल के ऊपर ही पावर बीआई बना है। मतलब अगर आपको एक्सेल का थोड़ा नॉलेज है तो पावर बीआई बहुत जल्दी कैच कर सकते हो। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको एक्सेल ही आना चाहिए। अगर आप सीधा आप पावर बीआई में भी जाएंगे तो भी आप अपना काम कर सकते हैं। कुछ छोटी कंपनियां हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर पाती इतने हाई एंड सॉफ्टवेयर, तो वो एक्सेल में जाती हैं। तो उसके लिए आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए, लेकिन वो आप अपनी थर्ड क्वालिटीज में रख सकते हो, थर्ड स्किल्स में रख सकते हो। लाइक आप पाइथन पढ़ लो, आप एसक्यूएल पढ़ लो, विजुअलाइजेशन टूल आप कर लो, या उसके साथ साथ आप एक्सेल भी कर सकते हो। इट्स एन ऑप्शन। तो मैं ये समझ पाया हूँ आपसे, फॉर स्पेसिफिक डेटा एनालिस्ट तो जो स्किल सेट हमें चाहिए वो है पाइथन, सिक्वेल और एक्सेल इज ऑप्शनल, बाकी पावर बीआई एंड टैबलो में से एक चीज। बिल्कुल बिल्कुल अजय, सही ओके कहा। ओके ओके। अब मुझे ये बताइए, क्लीन रोड मैप क्या रहेगा अगर किसी को डेटा एनालिस्ट बनना है, और आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, जो जर्नी रही है, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या एक माइंडसेट होना चाहिए? कुछ आपको अभी टेक लोग देख रहे हैं जो आईटी में अभी बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टेक में है, आईटी में है ऑलरेडी, आई मीन टू से उनका बैकग्राउंड जो है बीटेक का है, कंप्यूटर साइंस का है, और आप नॉन टेक से हैं, तो क्या एक रोड मैप रहेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे पॉडकास्ट का। मैं तो यही कहूंगा अजय, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हमें देख रहे हैं वो सिर्फ इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दो पार्ट में देना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद नॉन टेक हूँ और मैं रिलेट कर सकता हूँ नॉन टेक के साथ। बट अब क्योंकि मैं फील्ड में आ चुका हूँ तो मैं टेक वालों के लिए भी कुछ सजेशन देना चाहूंगा। तो आई विल स्टार्ट विद नॉन टेक साइड। नॉन टेक वालों का सबसे बड़ा दिक्कत ये रहता है कि उनके अंदर एक डर रहता है कि हम कोडिंग नहीं कर सकते, या अगर कोडिंग, चलो वो भी छोड़ो, जो बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड के होते हैं और वो नॉन टेक होते हैं तो उनको तो बिल्कुल कंप्यूटर से ही खौफ होता है। तो मैं सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर कर दूं कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको एकदम हार्डकोर कोडर होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप शुरुआत कीजिए एसक्यूएल से, आप पाइथन से शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि वो जो डर है वो डर और बढ़ेगा। आप सीक्वल से स्टार्ट कीजिए, बहुत सिंपल डेटाबेस है और उसमें लैंग्वेज नॉर्मल इंग्लिश की तरह ही होती है, कोई आपको हाई फाई कोडिंग ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आप वो बिगिनर लेवल सीख जाएंगे तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा दूसरी स्किल सीखने का। उसके बाद आप पाइथन की तरफ जाइए, पाइथन भी आप बेसिक लेवल स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप इंटरमीडिएट लेवल तक जाइए। इतना शुरुआत के लिए बहुत है। फिर आप एक बार जब इंडस्ट्री में चले जाएंगे तो आप एडवांस सीख सकते हैं, वो कंपनी आपको खुद बताएगी कब सीखना है। ये दो स्किल के बाद आप विजुअलाइजेशन टूल्स की तरफ बढ़िए। उसमें तो बिल्कुल ही कोडिंग नहीं है, उसमें बस आपका सारा काम क्लिक्स के बेसिस पे होगा। आपको एक क्लिक करना है, आपके सामने चीजें बन जाएंगी। वहां पे बस आपका माइंडसेट कैसा है, आप चीजों को कैसे देखते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, वो मैटर करता है उन टूल्स में, क्योंकि वही टूल बहुत लोग यूज कर रहे होंगे। आपके जैसे रिपोर्ट कोई बना भी सकता है, कोई नहीं भी बना सकता है। तो ये नॉन टेक वाले इस तरह से फॉलो करें, और जो टेक वाले हैं
दे शुड गो विथ पाइथन। ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा, दे शुड गो विथ पाइथन, क्योंकि एंड ऑफ द डे कुछ चीजें हैं जो आप टूल्स में भी नहीं कर सकते, वो आप पाइथन में ही कर सकते हैं। पाइथन इतनी एवरग्रीन लैंग्वेज है, इतनी इजी टू लर्न है कि आप कर सकते हो उसमें जो भी आप चाहे। आप डेटा एनालिस्ट का जो काम मैं पावर बीआई पे कर रहा हूँ, वो आप पाइथन पे दूसरी लाइब्रेरीज यूज करके कर सकते हैं। तो आप अगर टेक वाले हैं, सिर्फ आपको पाइथन आता है, एडवांस लेवल तक आता है, तो भी यू आर गुड टू गो। उसके अलावा आप एसक्यूएल और टैब्लू या पावर बीआई कुछ भी सीख लेंगे तो इट्स अ चेरी ऑन द केक, और उसके आगे तो आप जितना सीखे उतना कम है। तो यही मेरा रोड मैप रहेगा इन दोनों के लिए। बहुत अच्छा अमन, बहुत अच्छे से आपने चीज़ें बताई। जैसे अभी आपने बूट कैम्प की बात करी है, तो कहीं अगर आप स्टक होते थे उस ट्रेनिंग के टाइम पे, तो कैसे आपको कहाँ जाते थे, कैसे हेल्प मिलती थी? हाँ अजय, हुआ ऐसा था कि जब मैंने ये ओडिन स्कूल में बूट कैंप स्टार्ट किया था, तो हमारा पहला मॉड्यूल ही पाइथन था। और क्योंकि मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, पूरा डर भरा हुआ था मेरे अंदर। और शुरुआत के 1-2 हफ्ते में मैं काफी डरा हुआ था कि करूंगा तो करूंगा कैसे। लेकिन वहां पे फैकल्टी इतने अच्छे हैं। वहां पर होता ये है कि आपका वीकेंड क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे। वहां पे आप जो भी आप पढ़ते हो, फिर आपको असाइनमेंट मिलता है, आप वो असाइनमेंट सबमिट करो। वो आपकी लर्निंग के हिसाब से होता है। अगर आपको बहुत अच्छा लर्निंग है तो आप असाइनमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। लेकिन शुरुआत में जब वो नहीं हुआ मेरे साथ, तो मैं टीचर्स को कॉल करता था, और 1-to-1 इंटरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। सबसे ब्यूटीफुल बात मेरे को ये लगी कि 1-to-1 वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलत जा रहे हो या आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। और बस वो उन्होंने जैसे बताया मैं वैसे वैसे करता गया, और जब तक मैं मिड लेवल पे पहुंचा कोर्स के, तब तक मेरे को खुद कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब मैं खुद से कर सकता हूँ। और उसके बाद तो बस फिर एक बार जब खत्म हुआ, उसके बाद इंटरव्यू दिया, और यहाँ मैं एज ए डेटा एनालिस्ट आप सबके सामने। तो प्लेसमेंट आपका यहीं से हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल अजय, प्लेसमेंट यहीं से हुआ। ओके, अब देखो प्लेसमेंट की जब बात होती है तो बहुत डिपेंड करता है, आई थिंक प्रोजेक्ट्स आपने क्या किए बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए जिससे आप डेटा एनालिस्ट वाले रोल पे जा पाए, राइट? लर्निंग्स तो ठीक है, आपने स्किल्स डेवलप किए, टूल सीखे, तो उन प्रोजेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस था वो इंटरव्यू क्रैक होना, वो बताइए। क्या प्रोजेक्ट्स थे आपके? अजय, ये जो प्रोजेक्ट वाली बात है ना, ये बहुत छोटी बात होती है, हम लोग को ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। क्योंकि रेज्यूमे में एक चीज है जहां पर आप फेक नहीं कर सकते, वो प्रोजेक्ट होता है। अगर आपने फेक करके कोई प्रोजेक्ट लिख दिया तो इंटरव्यूअर ने उस पर क्वेश्चन किया तो आप फंस जाएंगे। और लोग ये समझते नहीं है, लोग सोचते हैं हाँ कोई हाई फाई सा प्रोजेक्ट है, हम वो डाल देंगे और बस काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो प्रोजेक्ट मैंने ओडिन स्कूल में रह के इतने सारे बनाए थे, कम से कम मैंने 4 प्रोजेक्ट बनाए होंगे। उनमें से एक प्रोजेक्ट जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है वो मैंने लिखा अपने रेज्यूमे में। तो मेरे साथ दिक्कत ये हुई, मैंने लिख तो दिया लेकिन उसके बारे में मेरे को काफी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ऊपर ऊपर की थी जितना मैंने किया था। अब मेरे को पता नहीं था कि इंडस्ट्री वाले काफी डीप लेवल पे भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कैंडिडेट्स में यही कहूंगा कि आप लोग डीप लेवल पे भी तैयारी कीजिए अपने प्रोजेक्ट पे कम से कम, ताकि आप वहां कॉन्फिडेंटली बात कर पाए। तो जब मैंने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में आंसर किया तो बाद में उनको ऐसा लगा कि हाँ इस कैंडिडेट को अपने प्रोजेक्ट पे ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये कैसे करेगा। तो उसकी वजह से काफी रिजेक्शंस भी मुझे मिले। फिर फाइनली मैंने जब खुद से सेल्फ एनालाइज किया तो मेरे को पता चला कि ये मेरी स्ट्रॉन्ग स्किल नहीं है। जो प्रोजेक्ट मैंने लिखा था वो पाइथन से रिलेटेड था, जो कि मेरी स्ट्रॉन्ग स्किल नहीं थी, इंटरमीडिएट स्किल थी। और मेरी स्ट्रॉन्ग स्किल थी पावर बीआई। तो फिर मैंने पावर बीआई के मॉड्यूल्स फिर से रिवाइज किए, फिर से पढ़ा, और फिर खुद से एक प्रोजेक्ट बनाया। मैंने डेटा सेट इंटरनेट से ही लिया, उसको क्लीन किया, उस पर विजुअलाइजेशन बनाए, और उसको लिंक्डइन पे मैंने डाला। वहां से भी मेरे को काफी कॉल आए, काफी रेफरेंसेस मिले, और इंटरव्यू में भी इसने मेरी काफी मदद की। क्योंकि जब क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट पे पूछा गया तो मैंने इतना डिटेल और इतने अच्छे से उनको समझाया कि वो पहले राउंड में इंप्रेस हो गए थे मेरे से। ओके ओके ओके। तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहोगे जो आपके लिए बहुत खास था? हाँ एक्चुअली हुआ ये था, मैंने पावर बीआई पे 2 प्रोजेक्ट बना के रखे थे बैकअप के लिए, कि जैसे अगर एक मैं ना कर पाऊँ तो दूसरा मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो उनमें से एक था, काफी फेमस भी है, सेल्स डैशबोर्ड हम नाम से जानते हैं उसको, बट मैंने काफी स्पेसिफिक सेल्स ली थी। मैंने पूरे यूरोप कंट्री का डेटा सेट ले लिया था और उस पर मैंने क्लीन करके उनको ये समझाया। तो उनके क्वेश्चन भी यही थे कि ठीक है इसमें से तुमने क्या पाया, क्योंकि प्रोजेक्ट का आखिरी क्वेश्चन या स्टार्टिंग क्वेश्चन आप कह लो, एक क्वेश्चन कॉमन है, वो यही है, वो पूछेंगे कि आपने प्रोजेक्ट करके क्या पाया, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही इस प्रोजेक्ट में। तो मैंने उनको समझाया कि मैंने ये पाया कि विंटर सीजन में वहां सेल्स काफी ज्यादा हो गई। तो दूसरा क्वेश्चन तैयार था, उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, विंटर में क्यों हो गई, इंडिया में तो समर में होती है, फेस्टिवल टाइम पे होती है। तो मैंने उनको बताया कि यूरोप कंट्रीज में फेस्टिवल का टाइम विंटर में ही होता है, क्रिसमस के अराउंड, तो उसी टाइम सबसे ज्यादा बिक्री होती है।
तो उसकी वजह से सेल्स सबसे हाई होती है। उन सेल्स में भी फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कौन सी कैटेगरी में, तो मैंने उसके आंसर दिए। मैंने कहा कॉस्मेटिक्स। फिर उन्होंने पूछा क्यों, तो मेरे आंसर तैयार थे क्योंकि मेरे को पता था इसी लेवल पे क्वेश्चन जाएगा, तो मैंने प्रैक्टिस थोड़ी पहले कर रखी थी। और जब मैं उनको बता रहा था तो थोड़े और आइडियाज दिमाग में आ रहे थे, तो वो भी जब मैंने पुट ऑन किए तो वो काफी खुश थे सुन के मेरे आंसर्स। ओके ओके। यार देखो, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जैसे आपका 4 से 5 साल, आई थिंक 6 साल, 6-7 साल मैं मानूंगा, 2015 से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एक गैप, मैं तो गैप ही मानूंगा एक कंपनी की नज़र में। बिल्कुल। तो आपको उस टाइम पे, जैसे अभी आपने जब इंटरव्यू देना शुरू किया, तो क्या आपके रिज्यूमे वगैरह जो आपने बनाया था वो रिजेक्ट वगैरह हो रहे थे बिकॉज ऑफ यू आर नॉन टेक, राइट, वन थिंग? तो कैसे उन चैलेंजेस को आपने हैंडल किया? उस टाइम आई बिलीव डीमोटिवेशन होगी आपको कि यार ये क्या हो रहा है, शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। उसके बारे में बताइए कि कैसे आपने हैंडल किया लाइक अपने गैप को। गैप जो होता है ना, ये बहुत डिफिकल्ट आंसर होता है कि इंटरव्यूअर के सामने आप इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं। तो मेरे लिए दिक्कत ये थी कि मेरे पास जेन्युइन आंसर थे, लेकिन ये जेन्युइन आंसर आईटी वर्ल्ड में चलते नहीं थे। दिक्कत ये आई थी, मैंने शुरू में 4-5 इंटरव्यू दिए और उनमें जब क्वेश्चन यही मेरे से पूछा गया तो मैंने ईमानदारी से उनको अपना आंसर बताया, बट मुझे उनका रेस्पॉन्स सुन के ऐसा लगा नहीं कि वो इम्प्रेस हुए। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ चेंजेस किया जाए। तो वो चेंजेस करने के लिए मैंने उसी आंसर को, अपने वही आंसर को थोड़ा इस तरह से मॉडिफाई किया कि वो कंपनी की क्वालिटीज के साथ मैच हो जाए। मैंने उनको कहा कि हाँ, मैंने ट्यूशन इसीलिए लिया था कि मैं बच्चों की मदद कर सकूं, और वो क्वालिटी जो मदद करने की मेरे में आई है वो कंपनी में भी हेल्पफुल रहेगी जब मैं बाकी एम्प्लॉयज के साथ काम करूंगा। क्या तो वो बात काफी है। खुश हो गए इस आंसर से। नहीं। और बस यहाँ पे मैं अपना ये पॉइंट कवर अप कर पाया, तो इसकी वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं कैंडिडेट्स को भी यही कहूंगा जो हमें देख रहे हैं कि आपके पास भी अगर ईयर गैप है, भले ही वो 1 साल का है, आप उसके लिए कोई जेन्युइन आंसर प्रिपेयर कीजिए और उसको इस तरह की क्वालिटीज के साथ एड अप कीजिए कि आप उसको ईमानदारी से कवर अप भी करें और इंटरव्यूअर भी इंप्रेस हो जाए। वेरी वेल सेड यार अमन, बहुत अच्छे से आपने बताया एंड कैसे आंसर करना है ऐसी चीज़ को। समटाइम लोगों को समझ नहीं आता है, बट बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को टैकल किया। बहुत अच्छा। अमन, यू नो, आई एम श्योर यू माइट हैव अपीयर्ड, यू नो, काफ़ी सारी जगह आपने इंटरव्यूज़ दिया, यू नो, डेटा एनालिस्ट के अंदर, और आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए होंगे। वो क्या क्वेश्चन बैंक था, थोड़ा सा बताइए अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे थे डेटा एनालिस्ट के अंदर, यू नो, स्पेसिफिक फॉर दिस रोल? तो अजय, मैंने 4 कंपनी में इंटरव्यू दिए थे और मैं उनको नटशेल में आपको बताता हूँ कि मेरे से हमेशा सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता था वो पाइथन बेसिक था। तो इसीलिए मैंने कैंडिडेट्स को कहा कि अगर आप पाइथन एक लैंग्वेज आप लेके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो शुरुआत में बेसिक क्वेश्चन जब तक वो पूछते थे तो मैं आंसर कर पाता था। तो जैसे ही वो लोग मेरे को लाइव कोडिंग के लिए बोलते थे कि स्क्रीन शेयर करो, लाइव कोडिंग करके दिखा, तो कुछ लेवल तक जहां तक मेरे को आती थी मैं कर देता था, उसके बाद दिक्कत आती थी। तो वो एक रीजन होता था मेरे रिजेक्शंस का। लेकिन वो मौका भी मैं ही उनको देता था, ये मेरे को बाद में पता चला जब मैं एनालाइज करता था अपने आप को। तो वो गलती मैंने अपने आखिरी इंटरव्यू में सुधार ली। मैंने अपने आखिरी इंटरव्यू में जब उन्होंने स्किल सेट पूछा तो मैंने शुरुआत ही पावर बीआई से करी ताकि मेरे क्वेश्चंस ही पावर बीआई से आए। तो जब उन्होंने पावर बीआई से क्वेश्चन पूछा, स्क्रीन शेयर करने के लिए कहा, तो दैट्स इट वाज ऑल माय गेम। उसके बाद तो बस मुझे आंसर वही करना था जो मेरे को आता था। तो यहां से मैंने यही चीज सीखी कि आप उस स्किल्स के बारे में बात कीजिए जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है। जो आपका वीक पॉइंट है आप उसको शो ऑफ मत कीजिए क्योंकि आप फंस जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है जो मैंने यूज किया इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। ओके। इस जर्नी के अंदर जो भी रही आपने बता रहे हैं, जिस तरीके से आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, क्लैरिटी दिखती है, मेहनत दिखती है आपकी। कभी भी आपको एक मोमेंट पे लगा आप डिमोटिवेट हुए कि आप नॉन टेक से टेक में आए, ऐसा कुछ आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कहाँ अच्छा खासा ठीक है तैयारी कर रहा था, टीचिंग और करता या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक बार और अटैम्प्ट करता निकल जाता, कहीं ऐसा लगा आपको कि मैं टेक में क्यों आया? अजय, ये ख्याल 1 से 2 बार आया होगा मेरे दिमाग में जब तक मैंने जॉब स्टार्ट नहीं करी थी। क्योंकि होता ही है ना, शुरुआत में हमको एक तो आइडिया भी नहीं होता कि हम जॉब में कर क्या रहे हैं। शुरुआत में ट्रेनिंग ही चलती है और ट्रेनिंग में आपको हर चीज सिखाई दी जाती है। और इंसानी माइंड ऐसा है ना कि हम न्यू चीज पसंद नहीं करते शुरुआत में, हम चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं। तो वो मेंटालिटी मेरे साथ भी थी, मैं भी रेजिस्ट कर रहा था कि नहीं यार पुरानी जगह पे जाते हैं। बट फिर कहते हैं ना कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तो आप ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते लाइफ में। तो बस मैंने अपने आप को कहा कि नहीं ठीक है, लाइफ ने मेरे को ये मौका दिया तो कुछ अच्छा करने के लिए दिया, अपने आप को प्रूव करने के लिए दिया है।
तो बस फिर मैंने वो अपने दिमाग से वो सारे थॉट हटा दिए कि अब गवर्नमेंट में जाना है। मैंने अपने आप को समझा दिया कि मैंने बहुत अटेम्प्ट दे लिए, ठीक है, मैंने अपने सेटिस्फैक्शन लेवल पे सारे अटेम्प्ट दे लिए, अब मेरे अंदर वो लेवल नहीं है कि मैं फिर से दे सकूं। ये बोल के जब मैंने अपने दिमाग को कहा तब जाके मेरा दिमाग शांत हुआ और फिर फाइनली मैंने अपने जॉब में पूरा फोकस किया। मेरे को जो चीजें सिखाई गई मैंने उसको सीखा और जब मैं एक बार सीख गया और जब मैं डिलीवर करने लग गया तब मेरे को उसी बात की खुशी हुई। और जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को लगा कि हाँ, डरने का कोई फायदा था नहीं। आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आपको पता है आपके सामने कितनी एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है। तो इसीलिए गाइस डरिए मत, आप आगे बढ़िए, आप कभी भी हिचकिचाइए मत कि नई चीजें सीखनी है, डर है, ये है वो है। आपको शुरुआत में लगेगा बट आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आपका दूसरा कदम भी आपके साथ आगे चलेगा। बहुत अच्छा अमन, काफ़ी अच्छे से आपने आंसर्स किए और आता है दिमाग में आपकी दोबारा चलते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने? आया अजय, एक दो बार आता है बीच नहीं बीच में, अभी कभी आता है, कभार। अभी 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 इस टाइम पे? अभी फिलहाल तो नहीं आया अजय, मैं ऑनेस्ट ही रहूंगा आपके साथ, बिल्कुल अभी तक तो बिल्कुल नहीं आया। अब आगे फ्यूचर में आए तो वो अलग बात है बट अभी जिस तरह से चीजें चल रही हैं काफी स्मूथ चल रही है, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि अब ये थॉट आएगा अभी आगे। आई थिंक ऑलरेडी एक डेटा एनालिस्ट बन गए हो, काम कर रहे हो, अच्छे से करोगे ग्रोथ होगी। और अभी जिस पैकेज में हो आगे जैसे जैसे चेंज करोगे पैकेज चेंज ऑटोमेटिकली होंगे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप दोबारा से गवर्नमेंट एग्जाम की अब तैयारी करने वाले हो इस जॉब को छोड़ के, जब ऑलरेडी सब कुछ सेटल है। आई थिंक फैमिली सेटिस्फाई है, अब खुश है। बिल्कुल अजय, ये सबसे बड़ी बात है कि फैमिली सेटिस्फाई है। और ये रही बात गवर्नमेंट जॉब की, मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गया, तो मैं अभी कहना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स को या जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट जॉब वाली जो वो हाइप है ना, आप उसको रियलिटी में देखिए। आपका कंपटीशन कितनों के साथ है, आप वहां पे अपनी वो स्किल नहीं प्रोजेक्ट कर पाएंगे जो आप रियली हैं। वो आप प्राइवेट सेक्टर में या डेटा एनालिस्ट के रोल में या कोई भी रोल जो आपको पसंद है आप उसी में दिखा पाएंगे। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब आते भी बहुत लेट है, उनके रिजल्ट भी बहुत लेट आते हैं, तो उससे आपका काफी टाइम लॉस होता है। इस बीच अगर आप कुछ नया सीख के आप सर्विस सेक्टर में आएंगे तो आप कंट्री को भी एज ए इन जीडीपी आप उसको हेल्प कर पाएंगे और आप खुद की ग्रोथ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। प्राइवेट में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, ये मैंने अब जाके ऑब्जर्व किया। नहीं, आपका सोचना ठीक है, बट मैं ये ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, शायद कुछ लोग एग्री ना करें क्योंकि जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका ध्यान बहुत ही स्टिक रहता है कि मुझे यही करना है। ठीक है, कईयों का टाइम बहुत जा रहा होता है उस चीज़ में, बट आपका सोचना ठीक है क्योंकि आपने एक्सपीरियंस वैसा किया तो आपकी कंडीशनिंग वैसी हो गई। बट शायद अभी कुछ लोग हमें देख रहे हैं, शायद इस बात से वो एग्री करें या ना करें, आई डोंट नो। गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। अब जाते जाते अमन, फाइनल एडवाइस क्या रहेगी जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, अभी आपको एक्सपीरियंस लोग देख रहे हैं, स्टूडेंट भी देख रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट देख रहे हैं, क्या आपकी फाइनल एडवाइस रहेगी? क्या बोलना चाहेंगे? अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा आपने जो वो लोग गलती ना करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको काफी प्रिसाइसली आंसर करना चाहूंगा अजय, कि क्योंकि जब एक आदमी एक बार सक्सेसफुल होता है जो और उसकी बात दूसरे लोग सुनते हैं तो वो कोशिश करते हैं उन चीजों को अपनाने की। तो मैं सबसे पहली चीज तो यही बोलूंगा कि गाइज आप लोग ना कंपेयर मत कीजिए अपने आप को किसी और से, क्योंकि आपकी लेवल ऑफ स्किल्स बहुत अलग होंगी मेरे से, मेरी आपसे बहुत अलग है। मेरे को डर लगता था शुरुआत में टेक चीजों को सीखने के लिए, आपको शायद ना लगता हो। तो अगर आपको डर नहीं लगता तो गो अहेड विद पाइथन। मैं तो यही बोलूंगा आपको, पाइथन से आप शुरुआत कीजिए, आप अपना पहला कदम रखिए। उसके बाद आप एक डेटाबेस सीखिए, आप एसक्यूएल सीखिए, आप एसक्यूएल लैंग्वेज सीखिए, आप पोस्टग्रेसक्यूएल भी सीख सकते हैं, वो नॉन एसक्यूएल है, ठीक है। उसके बाद आप कोई विजुअलाइजेशन टूल जरूर सीखिए, मैं तो आपको यही कहूंगा, क्योंकि आज करंटली क्या है, एवरीथिंग इज कन्वर्टिंग फ्रॉम विजुअलाइजेशन टू क्लाउड की तरफ चीजें जा रही है। आप जो भी चीज आप यहाँ कर रहे हैं आपको वही चीजें क्लाउड पे अपने क्लाइंट को भेजनी पड़ती हैं। तो आपको क्लाउड सीखना पड़ेगा, बट अभी उसकी उतनी जरूरत नहीं है। आपने सीख लिया, बहुत अच्छा है, आपको इंटरेस्ट है, आप सीखिए, ये तो सोने पे सुहागा है। लेकिन आप अपने आप को यहाँ तक लिमिट कर सकते हो और इसी चीज को बार बार रिवाइज कर सकते हैं कि एक विजुअलाइजेशन टूल, एक डेटाबेस, एक लैंग्वेज, ये 3 लाइन में मैं खत्म कर दूंगा कि अगर आप इन 3 ही चीजों को रिवाइज करते रहे, आपका भी वो मौका आएगा जब आप भी इंटरव्यू क्लियर करेंगे और जहां मैं बैठा हूँ आप भी वहीं बैठ के जब अपना इंटरव्यू दे रहे होंगे। बहुत अच्छे, बोलने में काफ़ी अच्छे हैं आप, काफ़ी क्लैरिटी दिखती है एंड इट्स नॉट इजी बात से बात निकालना, एंड और वो तभी आ पाता है बात से बात जब आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो। और वी कैन सी ऑल्सो एंड ऑल्सो डेटा एनालिस्ट से डेटा इंजीनियर में भी आप शिफ्ट इजीली हो सकते हो। लाइक अगर आपने वो स्किल्स डेवलप कर लिया, देन आप क्लाउड सीखो, देन बिग डेटा की ओर जा सकते हो, हडूप सीख सकते हो, एंड आप डेटा इंजीनियर में भी शिफ्ट हो सकते हो बड़े आराम से। बट हाँ, स्टार्ट डेटा एनालिस्ट से आप करो,
उसके बाद डेटा इंजीनियर, देन यू कैन लर्न एन नंबर ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, AI, राइट? थैंक यू सो मच अमन, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू वंस अगेन, बहुत अच्छी सी चीज़ें आपने शेयर करी। और गाइज अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक मैंने रखा है 8000 का, अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूंगा। थैंक यू वंस अगेन अमन फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक यू अजय, थैंक यू जी, थैंक यू, बाय।